प्रणाम। दो शब्द संस्कृत के हैं, एक शब्द है समझ और एक शब्द है समाज। समझ और समाज में एक अंतर है, मूलभूत अंतर है। समझ पशुओं का होता है और समाज मनुष्यों का होता है। इनमें अंतर क्या है वो समझ लीजिए। समाज में 3 गुण हैं। पहला गुण वो उनका जो भोजन खाना पाना यानी जीवन के जो मूलभूत चीज़ें हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, वो सामूहिक होता है, साझा होता है। दूसरा है जीवन की सुरक्षा साझा करते हैं। और तीसरा जीवन का उद्देश्य होता है, इसे कहते हैं समाज। उद्देश्य केवल मनुष्य समझ सकता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे वही इंप्लीमेंट भी कर सकता है जीवन के उद्देश्य को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से। इसीलिए समाज केवल मनुष्यों का हो सकता है। समझ में एक चीज की कमी होती है, भोजन उनका साझा होता है, रक्षा उनकी साझी होती है, लेकिन जीवन का उद्देश्य जो है वो उनका साझा नहीं होता है, ना वो जीवन का उद्देश्य समझते हैं। ऐसे पशुओं का जो समूह है वो समझ कहलाता है, जिसमें कम से कम 2 चीज़ साझा हों। एक तो हो ही नहीं सकती, जीवन का उद्देश्य तो हो ही नहीं सकता। पहली 2 चीज़ें, भोजन इकट्ठा और रक्षा इकट्ठी जो करते हैं, ऐसे पशुओं का समूह समझ कहलाता है। इसका अच्छा उदाहरण है मधुमक्खी का छत्ता। ये बाहर से भोजन इकट्ठा करके लाते हैं और इकट्ठा करके स्टोर करते हैं उसे, ताकि विपत्ति के काल में उसे खाया जा सके, उसका इस्तेमाल किया जा सके। रक्षा भी साझा है। आप मधुमक्खी के छत्ते में कंकर मार दीजिए, देखिए कैसे इकट्ठा हमला करती हैं, इसलिए इसे समझ कहते हैं। भैंस का बाड़ा जो है वो समझ का उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि भैंस के बाड़े में ना तो भोजन, उन्हें कोई मतलब नहीं, अपने अपने भोजन से मतलब है, और सुरक्षा भी अपनी अपनी है। एक भैंस पर हमला कर दीजिए, बाकी भैंसें खड़ी होकर उसे देखेंगी केवल। हाँ, जंगली भैंसों में ये गुण पाया जाता है, जंगली भैंसों में ये देखा जाता है कि जंगली जो भैंसें होते हैं वो सामूहिक रूप से भोजन और सामूहिक रूप से सुरक्षा करते हैं, तो उन्हें हम समझ के अंतर्गत रख सकते हैं। समाज केवल मनुष्यों का हो सकता है, और इसमें भी ये 3 गुण होने आवश्यक हैं। पहला, हम सामूहिक रूप से साझा रूप से अपना भोजन के बारे में भी चिंता करते हो। दूसरा, हम साझा सुरक्षा का विचार करते हो। तीसरा, हमारा कोई साझा जीवन का उद्देश्य हो। प्राचीन भारतीय परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय से इस सारे समाज को बांधा गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय में 4 चीजें आती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम, इन 3 चीजों को आप ले लें तो ये इहलौकिक सुखों के अंतर्गत आता है, और मोक्ष पारलौकिक सुख। यही पुरुषार्थ चतुष्टय है जो इस समाज को वास्तविक समाज बनाता है। संसार की किसी सभ्यता, किसी संस्कृति में आपको इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं मिलेगी जैसी सुंदर व्यवस्था हमारी प्राचीन भारतीय पद्धति में देखने को मिलती है, दृष्टिगोचर होती है। अब इस समाज को संचालित करने के लिए विविध प्रकार की प्रणालियां हैं। जैसे लोग कबीला बनाकर रहते हैं जंगलों में, उनका एक सरदार होता है, उस सरदार के हिसाब से वो लोग अपना जीवन चलाते हैं। दूसरा एक तरीका होता है राजतंत्र, राजा हो जाता है, राजा के पास एक पूरा का पूरा स्थिति है, उसका एक गुप्तचर विभाग है, उसका एक सैन्य विभाग है, उसका एक मंत्रिमंडल है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, बहुत सारा होता है राजा का। और राजा उन चीज़ों को एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज तरीके से संचालित करता है। फिर राजा का पुत्र या जो भी उत्तराधिकारी हो, पुत्र के अलावा भी कोई उत्तराधिकारी हो सकता है, राजा का उत्तराधिकारी को ये चीज़ें विरासत में मिल जाती हैं, और इस तरह विरासत से ये चीज़ें उतरती चली जाती हैं। इसे लोग राजतंत्र कहते हैं। इसके बाद आता है प्रजातंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र। इसमें समझ लीजिए, प्रजातंत्र को थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए और गणतंत्र और लोकतंत्र को समझ लीजिए। प्रजातंत्र तो वो है जिसे वेद के अनुकूल वेद के विद्वानों ने समझाया है। प्रजातंत्र में प्रजा जो है वो सब नहीं हो सकते, केवल विद्वान को ही प्रजा कहते हैं, इसलिए प्रजातंत्र को फिर कभी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा विस्तृत विषय है। हम गणतंत्र और लोकतंत्र पे आते हैं। गणतंत्र और लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो लिंकन आदि के नाम आते हैं, और वो कहते हैं टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये किनके लिए है गणतंत्र? लोगों के लिए है। किनके द्वारा बनाया गया है? लोगों के लिए बनाया गया है, लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों के लिए काम करता है, लोगों का होता है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गणतंत्र होता है ऑफ द पीपल, किन का है? लोगों का है। फॉर द पीपल, किन के लिए है? लोगों के लिए है। किन्होंने बनाया? बाय द पीपल, इन्होंने ही बनाया, इसी जन ने बनाया, इसी जनसंख्या ने बनाया है, जिन्हें पीपल कहा जा रहा है, जो सब्जेक्ट हैं, इन्होंने ही इसे बनाया है।
इसका एक निश्चित सिस्टम बनाया गया, इसका एक खाका, इसकी एक रूपरेखा, इसका एक ढांचा बनाया गया और इस ढांचे के अंतर्गत ये लोकतंत्र, ये गणतंत्र, ये आपका जो जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं वो डेमोक्रेसी चलता है। हमारे देश में भी इस समय डेमोक्रेसी लागू है। इलेक्शन होते हैं, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं और केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन वाली ताकतें होती हैं, जैसे ये आईएएस अधिकारी होते हैं, गवर्नर आदि उन्हें रूल करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारा ताना बाना मिलकर जो हजार प्रकार का होता है और आपस में गुथा रहता है, ये सब मिलकर एक इकाई के रूप में काम करता है, तब जाकर देश चलता है। अभी पिछले दिनों एक घटना घटी जो कमाल की घटना है। घटना ये घटी कि प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्हें किसी कारण से पंजाब जाना था, लेकिन पंजाब में जो सरकार चलती है, जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान चरणजीत चन्नी जी, वो जैसे अब पूरी बात करेंगे, जब हम उनके बारे में बात करेंगे तो पूरा विश्लेषण करेंगे, किस बैकग्राउंड से आते हैं वो करेंगे। ये चन्नी जी जो हैं सिर पर पगड़ी बांधते हैं और पगड़ी हमारे परिवार का हिस्सा है, पगड़ी हमारे परिवार में बांधी जाती है, सिखों में पगड़ी बांधी जाती है। तो ये पहनावे से देखने में लगता है कि सिख हैं, लेकिन ये सिख नहीं है। ये कई बार दलित मानसिकता की बातें करते हैं, ये कहते हैं कि मैं सिख नहीं हूँ और मैं तो ये नहीं कहते हूँ, इनके अनुयायी कहते हैं, और तो ये कुछ और प्रकार की बातें भी करते हैं। इसके अलावा ये ईसाई हैं, इन्होंने अपना धर्मांतरण किया है, ये क्रिश्चियन हैं और अपने यहाँ बड़े बड़े क्रिश्चियंस के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, चंगाई सभाएं लगाते हैं, जिन चंगाई सभाओं में मेडिकल साइंस को धता बताते हुए बड़े बड़े बीमारियों का इलाज किया जाता है जादू और टोने से। हेलेलुया हेलेलुया करके ये वहाँ सभा लगाते हैं और बहुत सारे इनके फोटोग्राफ्स, बहुत सारे वीडियोज़ हम सब ने भी सोशल मीडिया पर देखी। वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी पंजाब के दौरे पर थे। जब वो पंजाब के दौरे पर थे तो एक स्थान पर जहां उन्हें कार्यक्रम में जाना था, कार्यक्रम से पहले एक स्थान पर 20 मिनट तक काफिला रोक लिया गया। जब काफिला रोका गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो इलाका जहां रोका गया वो पाकिस्तान से महज 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह बेहद संवेदनशील इलाका है। ये वो इलाका है जहां पहले भी आतंकवादी हमले हुए हैं, जहां पहले भी ऐसी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं। और कमाल की बात यह है कि जिस संगठन ने रोका, जरूर उनमें कुछ किसान भी रहे होंगे, उन किसानों का मैं भी सम्मान करता हूं, सारा देश सम्मान करता है, लेकिन उन किसानों के साथ वहां एक खालिस्तानी मूवमेंट भी काम कर रही थी और इस खालिस्तानी मूवमेंट का नाम था सिख फॉर जस्टिस। सिख फॉर जस्टिस वहां मौजूद थी और इसके कार्यकर्ता वहां मौजूद थे जिन्होंने रास्ता रोका। इनकी संख्या मुश्किल से 50 से 100 के बीच में थी। पुलिस वालों की संख्या 200 से ज्यादा थी। लेकिन आश्चर्य यह है कि वीडियो और फोटोग्राफ दिखाते हैं कि उन रास्ता रोकने वाले विद्रोहियों के बीच में पुलिस बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही है। सबसे संवेदनशील इलाका पाकिस्तान से 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहले बम धमाके हो चुके हैं। वहां ऐसी स्थिति में 20 मिनट तक काफिला रुका रहा प्रधानमंत्री का। बाद में प्रधानमंत्री ने एक व्यंग्यात्मक तरीके से एक शब्द कहा, अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री से कहना उनका धन्यवाद कि मेरी जान बच गई, मैं जीवित लौट आया हूं। यह वास्तविकता है। यह पीड़ा हो सकती है एक राष्ट्रनायक की, यह पीड़ा हो सकती है जो देश का नेतृत्व कर सकता है उसकी। क्या उस राज्य को प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने का लोकतांत्रिक कर्तव्य उसका नहीं है? क्या नहीं होना चाहिए? आधे घंटे तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री फोन नहीं उठाता, आधे घंटे तक वहां डीजीपी मौजूद नहीं होता, वहां राज्य सचिव मौजूद नहीं है, वहां मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है, मुख्यमंत्री आधा आधा घंटा फोन नहीं उठाते हैं। क्या यह जानबूझकर किया गया षड्यंत्र नहीं है? क्या यह जानबूझकर? कमाल की बात है, उसके बाद यही मुख्यमंत्री एक प्रोपेगेंडा दिखाते हैं, अपने साथ मीडिया को लेकर जाते हैं। पहले से इन्होंने ग्रुप को रास्ते में बिठाया हुआ है, वीडियो मौजूद है उसकी, आप ढूंढ लीजिएगा यूट्यूब पर। एक को लेकर जाते हैं, वो रास्ता रोकते हैं और चरणजीत सिंह चन्नी जी उतर कर जाते हैं। उनका चापलूस पत्रकार उनके साथ साथ चलता है और ये पत्रकार उनके पीछे पीछे चलते हुए कहता है, देखिए रास्ता रोक लिया है, अब मुख्यमंत्री जी वहां जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री वहां गए और उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें कल 11 बजे का समय दिया है, हमसे वहां मिलने आओ, रास्ता क्यों रोक रहे हो भाई, रास्ता खोल दो। क्या नाटक है।
और जैसे सारी दुनिया तो पागल है, वो तो इस नौटंकी को समझती नहीं है, वो इस बात को नहीं समझती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होने के बावजूद, प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दी जाने के बावजूद कांग्रेस के लोग, कांग्रेस समर्थित और दूसरी विचारधाराओं के लोग जश्न मनाते हैं, सोशल मीडिया पर जश्न मनाते हैं, अपने घरों में जश्न मनाते हैं, उन जश्नों की फोटो डालते हैं। क्या सिद्ध करना चाहते हो? दुनिया के सामने आपका क्या चेहरा गया है? अरे क्या प्रधानमंत्री, तुम नरेंद्र मोदी की बात करते हो कि नरेंद्र मोदी को सुरक्षा नहीं दी गई तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं आ गई है। ये सच बात है। तुम तो अपने राजीव गांधी को सुरक्षा नहीं दे सके, तुम तो इंदिरा गांधी को सुरक्षा नहीं दे सके, तुम क्या नरेंद्र मोदी को सुरक्षा दोगे? ऐसे लोगों के हाथ में यदि सत्ता की बागडोर आ गई, जो अपने प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा नहीं दे सकते, जो अपने नेतृत्वकर्ताओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, वो प्रजा की सुरक्षा क्या करेंगे? किनके हाथों में, जो 70 साल में 370 नहीं हटा सके, जो 70 साल में इस देश के लोगों के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं करा सके, जो 70 साल में इस देश के लोगों को रोटी नहीं दे सके, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं किसी पार्टी विशेष का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो इस देश पर शासन कर रहा है, जो इस देश का राजा है, उस राजा को हम सुरक्षा भी नहीं दे सकते तो समाज में हमारा क्या 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 संदेश क्या जाएगा? इस विश्व समाज में हमारा क्या संदेश जाइएगा? क्या स्थिति होगी? मैं अपने, जो मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं, मैं उन श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि सावधान हो रहिए। यदि इनसे आप सावधान नहीं हुए तो आने वाले परिस्थितियां कैसी खड़ी कर सकते हैं, ये क्या स्थिति पैदा कर सकते हैं, उसका आकलन आप इस बात से कर सकते हैं कि वो इस समय सबसे ताकतवर आदमी को सुरक्षा देने से मुकर जाते हैं और उसकी जिम्मेदारी तक नहीं लेते हैं कि हाँ, हमसे सुरक्षा में चूक हुई है। उसकी जिम्मेदारी तक लेने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ी मूर्खता और दुर्घटना क्या हो सकती है? ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद बहुत सारे सो कॉल्ड उनके वोटर्स, उनके फॉलोवर्स यहां आकर मुझे बहुत सारी टेक्निकल सलाहें देंगे। ऐसी तैसी तुम्हारी टेक्निकल सलाहों की कुछ नहीं होता। इन टेक्निकल सलाहों से ये समझो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का, बसपा का हो, चाहे वो अकाली दल का हो और चाहे भाजपा का हो, वो पूरे देश का है। लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है, डेमोक्रेटिक रास्ते से वो सत्ता में आया है। उसे सुरक्षा देना, उसका सम्मान करना, उसके सम्मान की सुरक्षा करना, ये इस देश की जिम्मेदारी है, इस देश के सिस्टम, इस देश की डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी है। जो नहीं करते उन्हें भुगतना पड़ेगा और जो ऐसे लोगों का साथ देंगे उन्हें उनसे पहले भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्ते।